फ्यूमिगेशन का एक मेजर इशू लंबे समय से चल रहा था। कई समाचार माध्यमों से वो सामने आ रहा था। हमने उस पर एक विशिष्ट निर्णय ले लिया है कि जहां पर जो भी नॉर्म्स के हिसाब से फ्यूमिगेशन होना चाहिए वो हम सुनिश्चित करेंगे और हॉस्पिटल स्टाफ को उसके लिए पाबंद कर दिया गया है। आगामी कुछ समय में हमारे वार्ड्स, हमारे आईसीयू, हमारे ओटी तमाम को नियमित रूप से फ्यूमिगेट किया जाता रहेगा। सेप्टिसीमिया एक तरह की गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन की मात्रा सभी ऑर्गन्स में फैल जाती है। लीवर, किडनी और जो मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टेज होती है उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। ऐसे सेप्टिसीमिक पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद में वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं और जो हाई डोज एंटीबायोटिक्स भी है ऐसी कंडीशन में कई बार कारगर साबित नहीं होती है। चलिए कुछ ट्वीट्स हैं उनका रुख करते हैं। विजय सोनी जी हैं, मानते हैं 100% सच ये है कि सरकारी अस्पताल में मरीज की कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन डॉक्टर की अभद्रता सामने आती है और फिर सरकारी डॉक्टर खुद अस्पताल से ज़्यादा मरीज को अपने घर पर देखना पसंद करते हैं। ये इनकी दुकान है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कांच खंडेलवाल है, उनका ट्वीट है, सरकारी अस्पतालों में भीड़ इतनी होती है कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसे दृश्य ही देखने को मिलते हैं। अब मैं अग्रवाल साहब आपका रुख करूंगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात हम कर रहे थे। अस्पताल में फॉगिंग होनी चाहिए, फ्यूमिगेशन रेगुलर होना चाहिए, इस बात को आप भी मानते हैं, स्वास्थ्य निदेशक ने भी माना, लेकिन ऐसा अस्पताल में नहीं हुआ। तब ऐसा सवाल खड़ा हुआ। सवाल यह है कि एसएमएस अस्पताल में इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि फौज आ जाती है मरीजों की, कि उसको संभालना मुनासिब नहीं है। स्टाफ कम पड़ता है, तीमारदार बनकर आईसीयू में खुद घुस जाते हैं मरीज के परिजन। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि सरकार को त्वरित कदम उठाने चाहिए थे? मैं फिर कह रहा हूं कि निर्देशक जो महोदय हैं उन्होंने कहा है समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको खबर मिली तो है। मीडिया में कोई एक मिनट, आप जी। पूरी बात तो सुनिए साहब, आप बीच में टोकिए मत। समाचार के माध्यम से उनको खबर मिली है और उस खबर के मिलते ही उन्होंने एहतियात के तौर पर ये सारी बातें बोली हैं। उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं करने के बजाय ये चीज़ करी है जिससे कि इसके अंदर ऐसा करने में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं था और एहतियात बरतने के लिए उन्होंने कहा था। दूसरा, उन्होंने नहीं कहा है कि रेगुलर हम फ्यूमिगेशन रेगुलर ये चीज़ें होएं। उन्होंने कहा है जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार वो सारी चीज़ों को और भी सुनिश्चित करेंगे। आप ये जैसा गोल गोल जवाब आप दे रहे हैं वैसा ही दिया ना। ये गोल गोल जवाब नहीं है, ये बिल्कुल सही टेक्निकल जो चीजें हैं वो ऐसे की ऐसे उन्होंने कहा है और वो बातें बोली हैं। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि आपका जो मत है आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री को आप मानते हैं कि फिर वो ऐसे ही बोल गए होंगे बिना जानकारी के? मैं बिना जानकारी के नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे, हमने भी किसी मत को छिपाया नहीं है। और अगर मीडिया ने सवाल किया होगा तो किसी बात पर तो किया होगा। आप उस स्पष्ट जो बात ली है उसके बारे के अंदर अपने विचार यहाँ श्रोताओं के बीच में रखिए। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि समाचार मीडिया से इस बात को मालूम है। मैं बहस आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं। बड़ा मुद्दा ये है कि वहां बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया की रिपोर्ट जो आई है, या तो आप रिपोर्ट को नकार दो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर वो बैक्टीरिया वहां पर पूरे में है तो सारे मरीजों के अभी तक सूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता। ये आप इस बात को क्यों नहीं ले रहे हैं कि अगर मान लो वो वहां पर पूरे के पूरी जगह के ऊपर सूडोमोनास पड़ा हुआ है आईसीयू के अंदर। चलिए एक संस्था का नाम ले रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल साहब, एक संस्था का नाम ले रहा हूं, इंडियन इंटेंसिव केयर केस मिक्स एंड प्रैक्टिस पैटर्न। इसकी स्टडी है, इस संस्था ने स्टडी की और इसके मुताबिक हर 8वां आईसीयू का पेशेंट संक्रमण का शिकार होकर मर जाता है। मैं केवल एक मिनट, ये केवल एसएमएस अस्पताल में नहीं है, हाँ जनरल है। आपने ये लेकिन हमारे सामने ये सवाल तब उठा जब एसएमएस अस्पताल में एक संक्रमण की बात निकलकर सामने आई, तो इसलिए उदाहरण एसएमएस अस्पताल का होगा और चर्चा सभी सरकारी अस्पतालों पर हो रही है। मैं सिर्फ एसएमएस के खिलाफ नहीं हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि संक्रमण से मरना जो है ना वो सेप्टिसीमिया केवल अस्पताल से क्रॉस इन्फेक्शन के कारण नहीं हुआ है कि आईसीयू के अंदर आने के पश्चात उसको संक्रमण हुआ है। संक्रमण वाले
जो इन्फेक्टिव वाले पेशेंट होते हैं, इन्फेक्शन जिसके होता है, अपर रेस्पिरेटरी का हो या यूरिनरी ट्रैक्ट का हो या लीवर का हो, वो भी भर्ती होते हैं। और कोई भी मरीज अगर मान लो वहां पर डेथ होती है तो वो संक्रमण से हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। चलिए मैं आपके मत को लगातार सुने जा रहा हूं। मैं खालिद कुरैशी साहब और इंद्र ओझा साहब, आप दोनों का रुख करूंगा। खालिद साहब पहले आप। नमस्कार जी नमस्कार सर। अस्पतालों के अंदर लापरवाही आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अस्पतालों के हालात सुधार पाएगी। लापरवाही आम रुख है। इंद्र ओझा साहब, आपका क्या मत है? नमस्कार सोनी जी। जी सर नमस्कार। फारिक साहब, आप आज जो ड्यूटी का मुद्दा आपने लिया है बहुत ही ये संवेदनशील मुद्दा है जी। फारिक साहब, स्वास्थ्य विभाग की मैं आपको कहता हूँ, सरकार भी बीजेपी की हो तो कांग्रेस की हो, गिरिराज जी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं, लेकिन ये अव्यवस्था इतनी आपके लापरवाही इलाज होता ही क्या सरकारी अस्पतालों में? जी सर। इलाज के नाम पे से फारिक साहब करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल इंद्र ओझा साहब, अभी तो हम यही साबित करने में लग रहे हैं कि अस्पताल में व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच असली फर्क क्या है। जनता लगातार कहती जा रही है। कमल टांक साहब, आपकी बात पर तो जनता की भी मुहर है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि सरकार अभी जो पीपीपी मोड लाई है और जितनी पीएससी को ये दे रही है उसमें उनका रुख क्या है, क्योंकि पीएससी के अंदर डॉक्टर्स नहीं आते हैं और वहां पर अव्यवस्था है, इसलिए हम प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रहे हैं। ये इनका एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक इसका प्रीएम्बल इस तरीके से बनाते हैं। तो आप सोचिए कि जब आपकी अव्यवस्था है, आपकी डॉक्टर्स की कमी है, आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यवस्थित चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाद में आप कहें कि बैक्टीरिया का संक्रमण या किसी और चीज के अंदर लापरवाही हो रही है, ये कैसे नहीं होगी? जब इन सब चीजों को मिला के देखेंगे तो ये उसका असर वहां पड़ेगा। अभी आपके जब ब्रेक पे ये कह रहे थे कि हमारे पास लैब टेक्नीशियंस नहीं आ रहे हैं, तो उनको लाने के लिए जो व्यवस्था करनी हो तो करनी पड़ेगी, या फिर कह दो हम सरकार नहीं चला सकते, भाई हम तो ये काम नहीं कर सकते इसलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो ला ही नहीं सकते, ना डॉक्टर ला सकते हैं ना लैब टेक्नीशियन ला सकते हैं, इसलिए प्राइवेट लोगों को दे देते हैं। अरे प्राइवेट लोगों को देना है तो इसका मतलब आप कलेक्टर का ऑफिस भी दे दो, सीएम का ऑफिस भी दे दो, अच्छे सीईओ को दे दो, अंबानी के यहां से किसी सीईओ को बिठाओ और सीएम की जगह पर उसको बिठा दो, मंत्री की जगह पर किसी अच्छे सीईओ को बिठाओ टाटा कंपनी से लाके, वो चलाएंगे, क्योंकि हम तो चला ही नहीं पा रहे। इस तरह के कहने से कोई काम नहीं चलेगा सर। या तो काम करना पड़ेगा, या काम नहीं हो रहा है तो उसकी स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप कह के टाल नहीं सकते। और उसमें टेक्निकलिटी में फंस रहे हैं कि ये बैक्टीरिया ये तो यहां से नहीं घुसा था और वो तो उसके अंदर पहले ही आ गया था और उसके अंदर उसको कौन प्रूव करेगा, हमारे अंदर आया तभी आया, नहीं आया। ये हजार बातें करेंगे हम, और उनकी रिपोर्ट्स जो कह रही है ऑल इंडिया लेवल की, जिसमें कि 8 में से 1 आईसीयू के संक्रमण से मर रहा है, तो इसको स्वीकार करने ही पड़ेगा। और जब हमारे यहाँ कमजोरी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठ पाते हैं, हमारे यहाँ पर मरीजों की कतार लगी रहती है, हमारे यहाँ पर जो आईसीयू के अंदर जिस तरह के प्रबंध होने चाहिए कड़े नहीं हो पाते हैं, दादागिरी से लोग अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, ये सब बातें होती है। तो फिर ये सब होती है तो इसका मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी होता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा है और इसका इलाज निकालना पड़ेगा। राकेश मीणा जी जयपुर से हैं, बताइए आपकी क्या राय है? अश्वनी जी नमस्कार। पहले तो जी सर नमस्कार। अश्वनी जी देखो, अभी जो अपना जो आईसीयू का संक्रमण और जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भट्टा बैठा है ना जी, ये दोनों ही सरकार इसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। और डॉक्टरों के लिए तो इन्होंने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। अभी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो रोज नया नया एक वो जाके स्टेटमेंट देते हैं, पर कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टरों को पता चल गया तो कुछ होना तय नहीं है, इनको बोलना है, कुछ करना है, वो कुछ करना ही नहीं है। ये टीवी चैनल पे आके आपको 2-4 लोग बोल जाएंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना टाक साहब, ये सबसे ज्यादा इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही इस अस्पताल का भट्टा बैठाया है। लोग नया झंडा लेके ये भी काम नहीं करने देते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। गिरिराज गर्ग साहब, सवाल सीधा सा है, जनता नाराज है, जनता संतुष्ट नहीं है। सवाल सिर्फ संक्रमण का नहीं, व्यवस्थाओं का निकल कर भी यहाँ पर सामने आ गया कि जो हमारा सरकारी अस्पतालों में जो लोगों का नजरिया है वो काफी बदला हुआ है, काफी तलखी वाला है। इसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार भी रही है उतनी ही जितनी बीजेपी सरकार है। दोनों सरकारों ने चिकित्सा को प्राथमिकता पर नहीं रखा। नहीं अश्विनी जी, हमारी सरकार ने चिकित्सा को प्राथमिकता पे रखा।
पहली बार आजादी के बाद 600 करोड़ रुपए के बजट से उस गांव के गरीब व्यक्ति को, जो कभी हिम्मत नहीं करता था अपने परिवार के सदस्य को दवाई दिलाने की, शहर में लाके इलाज कराने की, सरकार योजना लेके आई, फ्री मेडिकल सुविधा उसको उपलब्ध कराई। इस सरकार ने आने के बाद उस बजट के अंदर 150 करोड़ रुपए कम कर दिए। जो 600 करोड़ का बजट था 450 करोड़ का कर दिया। ये व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार चुनी हुई है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और जब सरकार चुनी जाती है तो ये कह के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एसएमएस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, आउटडोर बहुत ज्यादा है। तो वो तो मरीज तो जो बीमार है वो तो आएगा सरकार के पास, क्योंकि उसने मत देके आपको चुना है, आपको जिम्मेवारी दी है, आपको बिठाया है। और आप ये कह के अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते कि साहब एसएमएस हॉस्पिटल के ऊपर 25,000 रोज की ओपीडी है, या बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं। आपको उन सब व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा। यदि आपके पास स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लैब असिस्टेंट की कमी है, वो सब व्यवस्थाएं जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को वो सब देखना पड़ेगा। सरकार की पहली जिम्मेवारी है कि जो राजस्थान का हर नागरिक है उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। कोई व्यक्ति इस संक्रमण के कारण या दवाई के कारण जिसकी मृत्यु नहीं हो। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। और आप लेकिन चिकित्सा मंत्री हैं, दोनों सरकारों की बात है। देश में महज 4% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किया जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अश्वनी जी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने हॉस्पिटल परिसर के अंदर आंखों से देख के इस बात को स्वीकार किया है। और आप ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो ही नहीं। देखिए, समझ सकते हैं दर्शक इस बात को कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है 1000 लोगों पर एक अस्पताल होना चाहिए। देश की हकीकत है 1700 लोगों पर एक डॉक्टर यहां पर है। इन्हीं तरह के आंकड़ों की बात करें, लगातार मोदी सरकार ने इस बार स्वास्थ्य का बजट भी घटा दिया। सवाल यह भी है कि 4% महज इस भारत देश में जो बुनियादी सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा है चिकित्सा, उस पर खर्च किया जाता है, तो फिर कैसे सुधार की उम्मीद की जा सकती है? एक ब्रेक पर जाएंगे, आखिरी दौर में लौटेंगे और इस सुधार को कैसे किया जाए इस पर बात होगी। अब देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जिस हिसाब से आज देखा जाए तो जो पेशेंट होता है, आज इमरजेंसी में कोई भी अगर एडमिट होने जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो कोई स्ट्रेचर नहीं है वहाँ पे जहाँ पे लेटा के पेशेंट को अंदर तक ले जाया जाए। ना ही इमरजेंसी सुविधा है। जो डॉक्टर जिस चीज़ की बीमारी है पेशेंट को, वो डॉक्टर पता चला कि शाम को आने वाला और पेशेंट सुबह से वहाँ वेट कर रहा है उसका। अस्पतालों के आईसीयू में गंदगी रहती है, वहाँ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आईसीयू में पर्याप्त मशीन और उपकरण भी नहीं होते हैं, जिससे मरीजों को धोखा मिलता है। मरीज आते हैं और उनकी सरकारी कमजोरी कारण मर जाते हैं और उनका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है।